नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। देश की आधी आबादी जहां देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे रही है, वहीं दूसरी ओर कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, जिसमें बांझपन सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के एक रिसर्च की माने तो बांझपन 10 से 14% भारतीय महिला आबादी को प्रभावित कर रहा है, जिसकी दर शहरी आबादी में कहीं ज्यादा है। हर 6 में से एक जोड़ा बांझपन की समस्या से ग्रसित है। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक हाल के दिनों में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है। तो क्या है बांझपन की वजह और समस्या से निपटा कैसे जाए, आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग भागों से हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज ये जानना बेहद जरूरी है कि समय के साथ इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों हमारे पॉपुलेशन यानी आबादी में बढ़ रही है। तो आइए सीधे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गुप्ता जुड़ी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आईवीएफ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से है, फर्स्ट स्टेप आईवीएफ सेंटर से है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दर्शन वी सुरेजा, जो कि ग्लोबल आईवीएफ सेंटर राजकोट से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शशि सिंह, साइंटिफिक डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट है टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर मेरठ से। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक दागा है, फाउंडर हैं और कंसल्टेंट डॉक्टर है गायनी केयर फर्टिलिटी सेंटर कोलकाता से। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर के सुभाष माल्या, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं केरला से। तो तमाम डॉक्टर्स का मैं स्वागत करती हूँ। आज ये चर्चा बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि हम एज अ भारत यानी हम एज अ इंडियन विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी है जो कहीं ना कहीं बीमार हो रही है और उस बीमारी की वजह से वो डिप्रेशन जैसी समस्या से भी जूझ रही है। और उसका जो प्रमुख एक बड़ा कारण माना जाता है कि आज की आबादी जो है इनफर्टिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी झेल रही है। तो इसीलिए ये जरूरी है समझना कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आपसे करूंगी और मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या वजह है कि हमारी देश की आबादी में इनफर्टिलिटी की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पल्लवी। आईवीएफ इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है और ये बहुत गंभीर समस्या है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे आज लग रहा है वो ये है कि हम लोग जो एज ऑफ मैरिज है वो बहुत लेट हो रही है। लोग बहुत लेट शादी कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्लानिंग बहुत लेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास इतने बैंक बैलेंस हो तब हम शादी करेंगे, तब हम बच्चा पैदा करेंगे। उसके कारण और स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, वर्किंग आवर्स, इतनी लेडीज़ हमारे पास आ रही हैं जिनके वर्किंग आवर्स यूएस यूके शिफ्ट की तरफ से हैं। तो सारी रात जागना, सारा चेंज होना, सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों का। उसकी वजह से एक्सरसाइज, योग जैसी चीज़ जो इतनी बेनिफिशियल है वो है ही नहीं, एक्सरसाइज है ही नहीं। खाने पीने के नाम पर जंक फूड बहुत ज़्यादा है। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत और इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डॉक्टर, आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, जैसे लेट शादी करना या फिर वर्क स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है कि हम वेस्ट की तुलना जो हम करते हैं यहाँ, उसकी वजह से भी हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स, सब कुछ भी बहुत बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हम वेस्ट से बहुत अच्छे से कॉपी कर रहे हैं, बट उनकी अच्छी बातें हम जो हैं वो नहीं ले रहे। तो इस वजह से भी ये अच्छा नहीं है। जी डॉक्टर सुरेजा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि क्या कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, लोगों को अगर इसके बारे में जानकारी कम है, तो जानकारी हम आपके माध्यम से देने की कोशिश करें, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि इसका निवारण क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या उपाय होनी चाहिए जिससे कि लोगों में इस तरीके की समस्या हो ही ना। यस, डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर डिजीज में बोला जाता है, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि भाई जो भी कपल है उनको अवेयर करना चाहिए कि भाई टाइमली कंसेप्शन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे सोशल गोल्स हम सेट करते हैं कि भाई जो भी हमारा सोशली इकोनॉमिकली हम वायबल हो जाए, इसी तरह से हमारी पिछली संस्कृति में था कि भाई एक एज पे बच्चा कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज गर्ल्स एंड इवन आफ्टर कंसेप्शन ऑल्सो वी कैन मेक देम अवेयर कि भाई यू स्टार्ट, दिस इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ।
नॉट ओनली द इकोनॉमिक एंड अदर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक ये चीज है। दूसरी चीज, जो एबॉर्शन वगैरह करते हैं उस पे सही जगह पे नहीं करवाते हैं, तो उस चीज से यूट्रस में फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह होता है, एंडोमेट्रियम डैमेज होता है। और दूसरी जो भी मेल पार्टनर को आप देखो तो जो भी बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह, वो भी सब सीमेन काउंट पे अफेक्ट करता है। और जो लाइफस्टाइल स्ट्रेस को, मतलब अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, डाइट में चेंज करना, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स टू प्रिवेंट और आइदर हैव अ कंसेप्शन। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं इस परेशानी और समस्या से आप निकल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर शशि सिंह, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम अपने दर्शकों को अवेयर करना चाहते हैं और ऐसे में मान लीजिए किसी में इनफर्टिलिटी की समस्या है, लेकिन क्या अगर इनफर्टिलिटी हो जाती है तो किसी भी तरीके से बच्चा नहीं हो सकता? क्या आज के समय में जब आईवीएफ को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्या आईवीएफ को लेकर डरने की जरूरत है या फिर उसे और अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है? आईवीएफ बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है और प्रूव्ड है रिसर्च से कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर होती है, जिस तरह से प्रेगनेंसी आती है उसी तरह से आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं, गैमीट्स भी प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद वॉच करते हैं, नॉर्मल रूटीन में पेशेंट को डालते हैं। ये भी नहीं है कि कहीं तुम बिस्तर पे रहो या धीरे धीरे उठा के ले जाना है या उनको बहुत एक्सेसिव आराम करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी आती है उसी तरह से एक हाई टेक्निक है जिसमें प्रेगनेंसी करा सकते हैं अगर उन लोगों को जिन कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं आ सकती ड्यू टू एनी फैक्टर्स, मे बी फ्रॉम आदमी की तरफ से या औरत की तरफ से और एज की तरफ से, या एएमएच कई बार बहुत डाउन होता है तो उनको भी नॉर्मल नहीं छोड़ा जा सकता, या 5 साल की शादी हो गई है और एज बढ़ती जा रही है मोर देन 35, तो वी कैन प्रोसीड कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम आईवीएफ करने के लिए पेशेंट को प्रमोट करें कि इस तरह करें और इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसी को समझने की जरूरत है और आप लोग जिस तरीके से इसको लेकर अवेयर कर रहे हैं लोगों में, मुझे लगता है कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी भी है, लेकिन अभी भी लार्ज पॉपुलेशन है जिसको इसके बारे में पता नहीं है और डर बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक दागा आपका रुख करना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आईवीएफ तो करा लिया लेकिन सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, नमस्कार। तो आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है किस कारण के लिए इनफर्टिलिटी है, क्या पेशेंट का एज ग्रुप है, कितने साल तक शादी के बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं आया है, इसके पहले उनके क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कौन से सेंटर में करा रहे हैं उससे भी फर्क पड़ते हैं, कौन से दवाइयाँ यूज किया जा रहा है उससे भी फर्क पड़ते हैं। हर 2 पेशेंट एक तरह बिहेव नहीं करते हैं। अब अगर एक पेशेंट आता है एट द एज ऑफ 32 इयर्स, जिसके 2 साल शादी में प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, वो आईवीएफ कराना चाहे, एज कंपेयर टू कोई पेशेंट आया एज सेम है 32 इयर्स और 12 साल शादी हुआ है और बच्चा नहीं आ रहा, तो दोनों में सक्सेस का चांसेस चेंज हो जाते हैं अगर बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहते हैं। उसके बाद हम लोग एग काउंट, एग फैक्टर, स्पर्म काउंट, फिर बच्चेदानी का हेल्थ, यूट्रस में एंडोमेट्रियम कैसा है, सारे फैक्टर्स को वेरी करते हुए 10% से लेके 50% तक आईवीएफ का सक्सेस वेरी करते हैं। बिल्कुल, देखिए एज फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना अर्ली अगर इसको कराया जाए और जितना इसको जल्दी समझा जाए, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगा। लेकिन ये भी सवाल उठता है, और डॉक्टर माल्या मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आईवीएफ को लेकर के शायद उतनी नहीं दिखती है व्यवस्थाएं, और इसीलिए लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो खर्च बहुत ज्यादा आता है। तो इसको लेकर किस तरीके का खर्च है, क्या इसको इंश्योरेंस के अंडर आ जाना चाहिए कि सरकार की तरफ से इसमें कुछ प्रावधान हो, जिससे कि जो लोग माँ बाप या माता पिता नहीं बन पा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका सुख मिल सके? मैडम, मैं आपका सवाल दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला हिस्सा है कि सरकारी अस्पताल में अभी हमारे यहाँ पे दक्षिण में कैसा है मैम कि हमने अभी 4 या 5 मेडिकल कॉलेज, मतलब मेरे केरल में ही 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना आईवीएफ का ट्रीटमेंट हो रहा है जी, और काफी अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है और काफी अच्छा उसका रिजल्ट भी अच्छे हैं।
जब हम अच्छा कहते हैं मतलब हमारा तो सिर्फ 25 से 30-35% ही रहते, तो ऐसा नहीं कि 80-90% हो, ये तो नहीं होता है, मतलब कहीं पर भी, वेस्ट में हो या इंडिया में हो, 25 से 30% मतलब 35% तक ही आता है। और दूसरी चीजें मैम की जैसे आपने कहा कि जो रेट्स है, ये रेट्स के ऊपर मतलब इसका कितना हिसाब आएगा, ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर है कि आप कहाँ पे कर रहे हो, कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हो, डॉक्टर के ऊपर भी निर्भर है, आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका स्पर्म का काउंट अच्छा है या स्पर्म का काउंट अच्छा नहीं है, आपका डोनर एक का है या आपका अपना है, तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है कि ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति को एक ही रेट नहीं आता है, अलग अलग रेट में आता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और ऑफ कोर्स जैसे कि हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के एक्सपीरियंस के से भी बहुत कुछ निर्भर है मैम, क्योंकि कभी कभी कैसा है कि 10 साल का एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर साहब और मैडम ये डॉक्टर मैडम या 2 साल में बहुत अंतर है, तो इसलिए देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वेरी। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि दिल्ली वगैरह बड़े शहर में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो छोटे शहर में आते हैं तो पैसा थोड़ा कम रहता है, तो दिस इज व्हाट हैपन। बट मैं एक सलाह सबको दूंगा कि जब आप जाएंगे तो एक बार उस सेंटर के बारे में 2-4 चीजें उसके बारे में जान ले। और दूसरी चीज ये है कि आप जो पेशेंट वहां से जो ट्रीटमेंट होके बच्चा हुआ है उनका भी राय एक बार ले लीजिए, तो क्या होता है कि रिव्यू वगैरह अच्छा रहता है तो हमारा जो धैर्य है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है बिफोर वी गो फॉर सच ट्रीटमेंट। एक चीज़ यहाँ ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें अभी हाल ही में 58 ईयर ओल्ड लेडी ने बाहर से आईवीएफ कराया। हमारे देश में इसका प्रावधान नहीं है कि आफ्टर 50 आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हेल्दी भी है, हाँ एज फैक्टर ज़रूर है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है डॉक्टर दागा? एज फैक्टर में बदलाव एक करंट लॉ, एक कोर्ट केस हुआ था हाई कोर्ट में इन वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, जहां पर राय दिया था कि रादर देन दोनों पेरेंट्स फीमेल बिलो 50 एंड मेन बिलो 55 में से चेंज करके उन्होंने ओवरऑल वर्डिक्ट दे दिया है कि आइदर मेल और फीमेल विद इन द एज ब्रैकेट रहने से आप आईवीएफ कर सकते हैं। तो ये हम लोग के वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी हाई कोर्ट ने पास किया है, जिससे एक लिटिगेशन में उन्होंने फेवरेबल वर्डिक्ट दिया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए एज फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के बाद हम लोग एम्ब्रियो तो दे देते हैं, प्रेगनेंसी तो आ जाता है, बट वो 9 महीना तक टालने की उनकी क्षमता नहीं रहती है। बहुत साइड इफेक्ट्स, हाई ब्लड प्रेशर और सारा आ जाता है, जिसके कारण बच्चा तो प्रीटर्म डिलीवर होता ही है, जो बच्चे को बाद में और अबनॉर्मलिटीज भी आती है प्रीटर्म डिलीवरी के कारण, बट मदर्स के भी लाइफ रिस्क का एक संभावना रह जाता है। ये सब जो टीवी आप लोग का आते हैं बहुत बार कि 70 साल की महिला या 80 इयर्स के फादर बन रहे हैं कोई, अरे आप 80 साल में उसको पिता तो बना दिए, बट वो फिर जन्मने के बाद कितने दिन अपने बच्चे का परवरिश कर पाएगा। बिल्कुल, इसमें सोशली इकोनॉमिकली सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही तमाम चीज़ों पर फैसला लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और किसी एज में आए और आईवीएफ कराने के लिए वो अब जो है डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर इस तरीके से इलाज करें। देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और वही डॉक्टर आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेजा, एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाहूँगी, चूँकि आईवीएफ की चर्चा हो रही है, तो जब आईवीएफ होता है तो उस दौरान आहार यानी कि जो खान पान है उसमें किस तरीके का ध्यान रखने की जरूरत होती है? यस, जैसे हमने पहले बात किया था कि भाई डाइट है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, दिस आर ऑल द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग जो फीमेल हेल्थ है। तो हम पेशेंट्स को ऐसा समझाते हैं कि योर बॉडी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू न्यू लाइफ। तो अपने फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को समझाते हैं कि भाई हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम घर को इतना प्रिपेयर करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तो अच्छी लाइफ माना अच्छे न्यू लाइफ को यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ। सो यू शुड फीड योर बॉडी विथ हेल्थी डाइट, माना जो जंक फूड है वगैरह बंद कर देना चाहिए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना चाहिए, माना एक टाइम पे माना सुबह दोपहर और शाम को एक टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि वो सब हार्मोन पे बहुत अफेक्ट करता है। जैसे हम अभी हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं कि यंग एज में ओवेरियन रिजर्व पुअर हो जाता है, यंग एज विद पीसीओडी होता है, तो दिस आर ऑल रिलेटेड टू डाइट।
तो डाइट में नेचुरल डाइट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और जंक फूड और केमिकल वाला फूड नहीं लेना चाहिए जी बिल्कुल, एटलीस्ट फॉर प्लानिंग ऑफ द कंसेप्शन। बिल्कुल। डॉक्टर शशि, यहाँ ये भी समझना मैं चाहती हूँ कि हम महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ी है, तो क्या कारण है सबसे पहले, और क्या आप ये देखती हैं कि इन दोनों पॉपुलेशन में एक ही वजह है या फिर कुछ और वजह है? जो मेल इनफर्टिलिटी है वो इसलिए है कि सबसे पहले तो पूरे टाइम उनका एनवायरमेंटल डिफरेंसेस रहते हैं कि कभी दिन में जग रहे हैं या रात में जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं। दूसरा ये कि क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ता है तो स्पर्म काउंट पे या उसकी मोटिलिटी पे बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। नंबर 2, अपनी बॉडी बनाने के लिए ज़्यादातर वो लोग जिम में जाते हैं और ये देखा गया है कि जो जिम का प्रोटीन खाने लगते हैं बच्चे तो उनकी स्पर्म काउंट्स भी डाउन होने लगते हैं या ये कहिए एज़ोस्पर्मिया पे आ जाते हैं। प्लस क्योंकि उनका बाहर का टॉयलेटिंग बहुत अच्छा नहीं होता है तो यूजुअली कल्चर में इन्फेक्शन के चांसेस ई कोलाई के, क्लेब्सियला के बहुत फाउंड होते हैं, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। बिल्कुल। और अदरवाइज कुछ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी हो जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती, ड्यू टू इजैकुलेशन प्रॉब्लम, ड्यू टू देयर सोशल प्रेशर दैट विद इन द टाइम पीरियड ऑफ लाइफस्टाइल एक बहुत अहम टॉपिक है और इसको बहुत समझने की जरूरत भी है। इसीलिए डॉक्टर प्रीति ये भी जानना चाहूंगी कि आईवीएफ के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखने या सावधानी बरतने की जरूरत होती है? तो कभी भी कोई कपल को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है तो मैं सबसे पहले उनको ये राय देती हूँ कि थोड़ा सा अपना खान पान ठीक करें, जैसे सर ने बताया कि वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपना स्ट्रेस, योग स्टार्ट करें। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि योगा से बहुत बेनिफिट होता है, तो उससे उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ती है, पेल्विक ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के खाना पीना करके फिर आईवीएफ में जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि आपका आईवीएफ क्यों हो रहा है। तो सही वजह से अगर आईवीएफ हो और सही तरीके से क्या तरीका है, ये सब जान समझ के फिर आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मैं डॉक्टर माल्या एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूँगी कि देखिए ये तमाम है चीज़ें, लाइफस्टाइल है, डाइट है और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ी ज़रूरी सवाल ये है कि कौन से ऐसे एज में लोगों को अपनी फर्टिलिटी को लेकर कोई टेस्ट हो वो चेक करा लेना चाहिए। मान लेते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो समस्या हो सकती है, तो क्या कोई टेस्ट जिसके ज़रिए आप अपने शरीर के बारे में पता लगा सकें? मैडम बेसिकली जो करते हैं तो जैसे कि डॉक्टर सरोज ने बताया था कि एएमएच का काउंट, जो एएमएच है जो मतलब अंडाशय का जो मतलब किस एज में डॉक्टर? मैडम अगर आपका यंग एज में है 30 इयर्स के आसपास अगर आप करेंगे, एटलीस्ट 25 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर एंडोमेट्रियोसिस का रोग है या फाइब्रॉइड वगैरह है तो आप इससे पहले ही कर सकते हैं। नहीं तो यूजुअली बाय अराउंड 30 इयर्स के आसपास एंटर फॉलिकल काउंट और जो एएमएच है वो कर ले सकते हैं। चलिए, और बेसिक टेस्ट जो भी शादी के बाद मतलब फॉर द मेन एक स्पर्म काउंट का एक सिंपल सा टेस्ट भी ना काफी यूजफुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। तो आज आपको हमारे एक्सपर्ट से, आईवीएफ से जुड़े एक एक सवाल का जवाब मिला। क्या भ्रांतियां हैं, क्या सच है, आपने देश के बड़े डॉक्टर से जाना। टेक्नोलॉजी के जरिए आपके घर में भी किलकारियां गूंज सकती हैं, इसीलिए निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह आपके सेहत से जुड़े एक और विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।